हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज की एसएसटी की प्रैक्टिस को शुरू करते हैं और आते हैं सीधे प्रश्नों पर। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं तो कृपया वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो पहला प्रश्न दिया गया है, निम्न शुरुआती नगरों में से किस स्थान से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष चांदी के एक फूलदान के ढक्कन से चिपके हुए मिले? पहला विकल्प है मोहनजोदड़ो, दूसरा है हड़प्पा, तीसरा है लोथल और चौथा है कालीबंगा। तो मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष मिले हैं। कहाँ पर मिले हैं? चांदी के एक फूलदान के ढक्कन से चिपके हुए मिले हैं। ए विकल्प इसमें सही है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से एक मूर्ति भी, महत्वपूर्ण व्यक्ति की मूर्ति भी प्राप्त हुई, जिसमें उस मूर्ति में कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए उस व्यक्ति को दिखाया गया है। तो ए विकल्प इसमें सही है। ए विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। और हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। लिखा है, आधुनिक भारत की लिपियां जैसे देवनागरी, बंगाली और तमिल का विकास लिपि से हुआ है। फिल करना है यहाँ पर। पहला विकल्प है संस्कृत, दूसरा है प्राकृत, तीसरा है लैटिन और चौथा है ब्राह्मी। तो आधुनिक भारत की लिपियां जैसे देवनागरी, बंगाली और तमिल का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। डी विकल्प इस प्रश्न में सही है। डी विकल्प इसमें सही है। तो ब्राह्मी जो है एक प्राचीन लेखन प्रणाली है, जिसके बारे में माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति 3री शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान भारत में हुई थी। तो इसीलिए डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें, यानी इनके काल के क्रम के अनुसार इन्हें व्यवस्थित करना है। तो चलिए कर लेते हैं। गयासुद्दीन बलबन, खिज्र खान, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खलजी। अब इन्हें इनके काल के अनुसार सही से लगाना है। तो गयासुद्दीन बलबन 1266 में बने थे दिल्ली के सुल्तान, तो ये 1266। उसके बाद खिज्र खान जो है ये बने थे 1414 में। फिरोज शाह तुगलक ये बने थे 1351 में और अलाउद्दीन खलजी ये बने थे 1296 में। यानी कि इनका जो क्रम होगा पहला, चौथा, तीसरा, दूसरा, यानी कि सी विकल्प इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, निम्नलिखित को मिलाएं, यानी कि मिलान करना है। और ऐसे प्रश्न मैं इसलिए लेती हूं ताकि इससे 4 प्रश्न आपके तैयार हो जाएं। अब प्रश्न अलग से भी पूछा गया है कि हर्षचरित को किसने लिखा है? तो बाण भट्ट ने लिखा है। ए को मिला देंगे दूसरे से। उसके बाद अश्वघोष, इन्होंने बुद्ध चरित लिखी है, इन्हें पहले से मिला देंगे। हरिसेठ ने समुद्रगुप्त की प्रशस्ति लिखी है, इन्हें चौथे से मिला देंगे। और रवि कीर्ति, इन्होंने पुलकेशन द्वितीय की प्रशस्ति लिखी, तो इस क्रम में इन्हें मिला देंगे, यानी कि तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। सी विकल्प। सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रकार के प्रश्न से आपके 4 प्रश्न तैयार हो जाते हैं, इसीलिए मैं इस तरीके के प्रश्न लेती हूँ। अगला प्रश्न है, किस भाषा का एक रूप मागधी यानी मगही है? पहला विकल्प है पाली, दूसरा है प्राकृत, तीसरा है मैथिली और चौथा है ब्राह्मी। तो प्राकृत भाषा के कई रूप थे जिनका उपयोग देश के विभिन्न हिस्सों में किया जाता था और उनका नाम उन क्षेत्रों के नाम पर रखा गया था जहां उनका उपयोग किया जाता था। तो इसमें जो है बी विकल्प सही है, प्राकृत। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, यूरोप में वोड के उत्पादकों ने किस भारतीय फसल को उसके प्रतिस्पर्धी के रूप में देखा? पहला विकल्प है कपास, दूसरा है काली मिर्च, तीसरा है जूट और चौथा है नील।
तो यूरोपीय वस्त्र निर्माता जो थे वो बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए वोड नामक एक अन्य पौधे पर निर्भर थे। तो उन्होंने भारतीय फसल को उसके प्रतिस्पर्धी के रूप में देखा, तो वह फसल थी नील। डी विकल्प इसमें सही है। नील जो है मुख्यतः उष्णकटिबंध में उगता है और 13वीं शताब्दी तक भारतीय नील का उपयोग इटली, फ्रांस और ब्रिटेन में वस्त्र निर्माताओं द्वारा कपड़ा रंगने के लिए किया जाने लगा था। तो इसीलिए जो वोड के उत्पादक थे वो इसको अपनी प्रतिस्पर्धी फसल के रूप में देखते थे। डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा 1905 में बंगाल विभाजन का मुख्य कारण था। पहला विकल्प है बंगाल उस समय तक बहुत बड़ा प्रांत था। दूसरा है बंगाल के लोग यह मांग थी, यानी बंगाल के लोगों की यह मांग थी। तीसरा है प्रशासनिक सुविधा के लिए और चौथा है बंगाल के राष्ट्रवादियों के प्रभाव को कम करना तथा बंगाल के लोगों को विभाजित करने के लिए। तो 1905 में वायसराय करजन ने बंगाल का विभाजन किया। ये तो आपको याद रखना है। प्रश्न आपके दो तैयार होते हैं। एक तो बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में। किसने किया? लॉर्ड करजन ने। क्यों किया? बंगाल के राष्ट्रवादियों के प्रभाव को कम करने के लिए और बंगाल के लोगों को विभाजित करने के लिए। डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। श्री नारायण गुरु ने जाति समानता आंदोलन की शुरुआत की। पहला विकल्प है केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में। दूसरा है एक परमेश्वर के विचार को बढ़ावा देने के लिए। तीसरा है जाति विविधता के विचार को समर्थन देने के लिए और चौथा है पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। तो नारायण गुरु केरल के एजावा जाति से संबंधित थे और इन्होंने अपने लोगों के लिए एकता के आदर्शों की घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने समस्त मानव जाति एक ही है, ये भी उन्होंने ही कहा। और उनके प्रसिद्ध कथनों में से एक कथन है ओरू जाति ओरू मातम ओरू दैवम मनुष्यु। तो इसमें बी विकल्प सही है। एक परमेश्वर के विचार को बढ़ावा देने के लिए बी विकल्प इस प्रश्न में सही है। इनका जो कथन अभी बताया है तो उसका ये मतलब है कि मानव जाति के लिए एक जाति, एक धर्म और एक भगवान। तो इसीलिए बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है वीरेश लिंगम पंतलू एक सुधारक थे। पहला विकल्प है बम्बई प्रेसिडेंसी से आते थे जिन्होंने जातिवाद के विरुद्ध लोगों को लामबंद किया। दूसरा है मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाके से आते थे जिन्होंने विधवा विवाह के लिए अभियान चलाया। तीसरा है जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की और चौथा है जिन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना की। तो वीरेश लिंगम पंतलू एक सुधारक थे और ये मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाके से आते थे जिन्होंने विधवा विवाह के लिए अभियान चलाया था। बी विकल्प इसमें सही है। क्योंकि 19वीं शताब्दी के दौरान पारंपरिक भारतीय समाज में विधवा पुनर्विवाह को अत्यधिक कलंकित किया गया था और आमतौर पर हतोत्साहित किया गया था, तो वीरेश लिंगम पंतलू ने इन सामाजिक मानदंडों को चुनौती दी और विधवा महिलाओं की स्थिति और अधिकारों में सुधार के साधन के रूप में विधवा पुनर्विवाह के बारे में जागरूकता पैदा करने और इसे स्वीकार करने की दिशा में काम किया। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में मिलान करना है, तो चलिए मिला लेते हैं। विषुवत रेखा, इसे मिलाएंगे कांगो गणराज्य, दूसरे से मिला देंगे कर्क रेखा भारत, मकर रेखा मिली हुई है चिली से, यानी कि ए का तीसरा बी का पहला सी का ए का दूसरा सॉरी बी का पहला सी का तीसरा। डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा अन्यों से भिन्न है? पहला है सवाना, दूसरा है कंपोस्ट, तीसरा है लानोस और चौथा है प्रेयरी। तो इसमें जो भिन्न है वह बताना है। तो इसमें जो डी है प्रेयरी ये भिन्न है क्योंकि यहाँ ये जो है यहाँ पर समशीतोष्ण जलवायु का अनुभव होता है। गर्म ग्रीष्मकाल के साथ ठंडी सर्दियाँ और समशीतोष्ण जलवायु का अनुभव होता है, जबकि ये जो लिखे हुए हैं सवाना, कैंपोस
और लानोस। इनमें क्या होता है, उष्णकटिबंधीय या उपोष्ण जलवायु है, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है इन तीनों में, तो इसीलिए ये भिन्न है। इसके अलावा और ये जो प्रेरी है ये उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं और विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मध्य क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और जो सवाना है ये प्रकीर्ण वृक्षों के साथ उष्णकटिबंधीय या उपोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं और मुख्य रूप से अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और भारत में पाए जाते हैं। कैंपोस जो है ये इसका उपयोग किया जाता है दक्षिण अमेरिका में, विशेष रूप से ब्राजील, अर्जेंटीना जैसे देशों में। और जो लानोस है ये दक्षिण अमेरिका में स्थित विस्तृत मैदान है, विशेष रूप से कोलंबिया और वेनेजुला जैसे देशों में। तो इन सब के बारे में भी याद रखना है, ये भिन्न है, यही बताना है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है सेल के बारे में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला लिखा है पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। आग्नेय सेल मैग्मा से बनी है। दक्कन पठार ग्रेनाइट से बना है। तो सेल के बारे में जो कथन दिए गए हैं, पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं, सही है। आग्नेय सेल मैग्मा से बना है, ये भी सही है। ए और बी इसमें सही है। अब सी में लिखा है कि दक्कन पठार ग्रेनाइट से बना है, तो दक्कन जो पठार है ये ग्रेनाइट से नहीं बल्कि बेसाल्ट चट्टानों से बना है, इसीलिए सी इसमें गलत है। ए और बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है आतपन प्रभावित होता है, तो किससे प्रभावित होता है ये बताना है। 3 इसमें लिखे हुए हैं, बादलों द्वारा, अक्षांश द्वारा, जलवाष्प व धूलकणों द्वारा। अब सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि आतपन होता क्या है। तो आतपन आने वाले सौर विकिरण का संक्षिप्त रूप उस सौर ऊर्जा को संदर्भित करता है जो पृथ्वी की सतह तक पहुंचती है, और इसको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं बादल, अक्षांश, जलवाष्प व धूलकणों, ये तीनों ही हैं, यानी कि ए, बी, सी, डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित कथनों पर व्यापारिक पवनों के संदर्भ में विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। लिखा है व्यापारिक पवनों के बारे में अनुमान नहीं लगाया जा सकता, ये सिर्फ सर्दियों में चलती हैं। दूसरा है व्यापारिक पवनें पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं। तीसरा है व्यापारिक पवनें पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं। और चौथा है ये ध्रुवीय क्षेत्रों में बहती हैं। तो व्यापारिक पवनों के संदर्भ में बताना है, तो ये जो पवनें होती हैं ये पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं। सी विकल्प इसमें सही है। तो जो व्यापारिक पवनें हैं ये स्थिर और विश्वसनीय प्रचलित पवनें हैं जो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दबाव वाले क्षेत्रों में भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं। सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है इस्पात के उत्पादन में कच्चे मालों को जरूरत पड़ने वाली मात्रा के हिसाब से घटते क्रम में रखें, यानी इस्पात के निर्माण में जो कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है उन्हें घटते क्रम में रखना है। ये यहाँ पर लिखे हुए हैं, लौह अयस्क, कोयला, चूना, पत्थर। तो घटते हुए क्रम में इन्हें रखना है। तो सबसे पहले लिखा है लौह अयस्क, फिर कोयला, फिर चूना पत्थर। तो सबसे ज्यादा आवश्यकता लौह अयस्क की पड़ती है, उससे कम कोयला की और उससे कम चूना पत्थर की। ये तीनों क्रम में ही लिखे हुए हैं। ए, बी, सी यानी कि पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है विकास खंड स्तर की पंचायत को कहते हैं। पहला विकल्प है जनपद पंचायत, दूसरा है जिला परिषद, तीसरा है पंचायत सभा और चौथा है ग्राम पंचायत। तो विकास खंड स्तर की पंचायत को पूछा गया है तो उसे जनपद पंचायत कहते हैं। पहला विकल्प इस प्रश्न में सही है। तो भारत में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली में जनपद पंचायत, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत के बीच मध्यवर्ती स्तर की पंचायत है। इसे ब्लॉक पंचायत या तालुका पंचायत के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अमेरिका में महिलाओं को मतदान का अधिकार 1920 में प्राप्त हुआ।
दिए गए कथन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं माना जाएगा? पहला है 1920 से पहले तक महिलाओं को पुरुषों के समान माना जाता था। दूसरा है 1920 से पहले तक पुरुषों और महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों में समानता नहीं दी गई थी। तीसरा है 1920 से पहले अमेरिका में सार्वभौमिक मताधिकार नहीं था। और चौथा है अमेरिका में महिला मताधिकार एक 20वीं शताब्दी की घटना है। तो इसमें जो सही नहीं माना जाएगा ये पूछा गया है, तो पहला ही विकल्प आप पढ़ने से ही पता लगा लेंगे कि पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर होगा, क्योंकि 1920 से पहले तक महिलाओं को पुरुषों के समान माना जाता था। तो यदि पुरुषों के समान माना जाता तो मताधिकार इन्हें दिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं था। तो इसीलिए ए इसमें गलत लिखा हुआ है और गलत ही पूछा गया है कि कौन सा वाक्य सही नहीं माना जाएगा। ए विकल्प सही नहीं माना जाएगा, इसीलिए ए विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है 1990 के दशक में मध्य प्रदेश में तवा मत्स्य संघ द्वारा संचालित संघर्ष निम्नलिखित में से किस अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए चलाया गया था? ये प्रश्न पूछा जा चुका है और कई बार पूछा गया है, तो इसे याद रखिए। पहला विकल्प है जीविका का अधिकार, दूसरा है सूचना का अधिकार, तीसरा है भूमि का अधिकार और चौथा है वन उत्पाद का अधिकार। तो तवा मत्स्य संघ मछुआरों की सहकारी समितियों का एक संघ है जो मध्य प्रदेश के सतपुड़ा जंगल से विस्थापित वनवासियों के अधिकारों के लिए लड़ता है। और 1990 के दशक में संघ ने विस्थापित लोगों के लिए आजीविका का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए संघर्ष का नेतृत्व किया। तो पहला विकल्प इसमें सही है, जीविका का अधिकार। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यसभा के अधिकांश सदस्यों का चुनाव किया जाता है। पहला विकल्प है राज्य के लोगों द्वारा, दूसरा है राजनीतिक दलों द्वारा जो बहुमत दल का विरोध करते हैं, तीसरा है विभिन्न क्षेत्रों के निर्वाचित सदस्यों या मंत्रियों द्वारा और चौथा है विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। तो राज्यसभा के अधिकांश सदस्यों का चुनाव किया जाता है विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। डी विकल्प इसमें सही है। तो राज्यसभा जो है भारतीय संसद का उच्च सदन है, तो ये आपको याद रखना है। इसमें 250 सदस्य होते हैं। इन सदस्यों में से 238 का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है और शेष 12 सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाए जाने की तिथि है। यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है, तो सभी को पता होगा कि जो महिला दिवस है कब मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है। ए विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान राधा को मध्य प्रदेश से दिल्ली आकर काम करने के समर्थ बनाता है? पहला है मौलिक अधिकार, दूसरा है मौलिक दायित्व, तीसरा है संसदीय व्यवस्था और चौथा है नीति निर्देशक तत्व। तो इस प्रश्न में पहला विकल्प सही है, मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार जो है राधा को मध्य प्रदेश से दिल्ली आकर काम करने के समर्थ बनाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए डी.के. बासु दिशा निर्देश निम्नलिखित में से किस बारे में हैं? डी.के. बासु दिशा निर्देश से प्रश्न कई बार पूछा गया है। पहला विकल्प है गिरफ्तारी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा मानी जाने वाली प्रक्रियाएं, दूसरा है जन अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं,
तीसरा है घरेलू हिंसा के मामलों में जांच, और चौथा है निचली अदालत से ऊपरी अदालत में किसी मामले को लेकर अपील का प्रावधान। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित डीके वासु दिशा निर्देश गिरफ्तारी और पूछताछ के मामले में पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया से संबंधित हैं। तो ए विकल्प इसमें सही है, ये याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है जेंडरिंग कास्ट थ्रू आ फेमिनिस्ट लेंस की लेखिका कौन है? पहला विकल्प है रमाबाई, दूसरा है उमा चक्रवर्ती, तीसरा विकल्प है सोयराबाई और चौथा है अरुंधति रॉय। तो जेंडरिंग कास्ट थ्रू आ फेमिनिस्ट लेंस की लेखिका है उमा चक्रवर्ती, बी विकल्प इसमें सही है। तो यह जो पुस्तक है पहली बार 2003 में प्रकाशित हुई थी और 2018 में संशोधित की गई, तो ये भी आपको याद रखना है। और इस पुस्तक ने जाति की लैंगिक प्रकृति के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद की। तो ये आपको याद रखना है, इनका नाम याद रखना है उमा चक्रवर्ती, और पुस्तक का नाम भी याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, आखिरी प्रश्न है आज का। उच्च ज्वार होता है जब, पहला विकल्प है चंद्रमा सूर्य और तीनों एक सीध में होते हैं, दूसरा है चंद्रमा एक तरफ पृथ्वी के जल अपनी तरफ खींचता है और सूर्य दूसरी दिशा में, तीसरा है तेज हवा चलती है, और चौथा है महासागरीय धाराएं गर्म हो जाती हैं। तो उच्च ज्वार कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं। ए विकल्प इसमें सही है। तो आज की वीडियो में कुल 25 प्रश्न लिए थे। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। समय जो है धीरे धीरे कम ही होता जा रहा है, पढ़ाई के प्रति सीरियस हो जाइए, क्योंकि वैकेंसी अगर आ गई तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मौका होगा। यदि आप सीटेट इस बार पास हो जाते हैं और वैकेंसी आ जाती है तो आप लोगों के लिए कई रास्ते खुल जाते हैं, आप लोग जॉब के लिए अप्लाई कर पाएंगे यदि सीटेट आप पास होंगे तो आप लोग इसका थोड़ा ध्यान में रखकर चलिए कि वैकेंसी आ सकती है, तो सीटेट को पास होना बहुत आवश्यक है। इसीलिए थोड़ा सीरियस हो जाइए, समय जो है कम होता जा रहा है, तो पढ़ाई को सीरियसली करने लगिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ज्योग्राफी आप पढ़ सकते हैं, पूरी मैंने 6 to 8 पढ़ा दी है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग वहाँ से सभी वीडियो एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 मैंने कंप्लीट ज्योग्राफी पढ़ा दी है, तो आप लोग वो पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो प्रश्न है वो NCERT से बनते हैं। ये जो प्रश्न है ये भी उसी बुक में लिखा हुआ है, उसमें डिटेल में बताया गया है, और वहीं से उठाकर प्रश्न उसमें पेपर में छाप दिया जाता है। तो इसीलिए तो NCERT पढ़ना बहुत आवश्यक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।